नमस्कार। धीरेन्द्र पुणीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में खबर। आज कई सारी खबरें हैं जिन पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम कुछ खबरों को छांटते हैं जिन पर आपसे बात करते हैं। सबसे पहली खबर तो पाकिस्तान की है, जिस पर आपने देखा बिलावल भुट्टो ने फिर एक बयान दिया। पाकिस्तान में दरअसल राजनेता कुछ और बोलते हैं, सेना कुछ और बोलती है और उनके पत्रकार तमाम कुछ लोग और ज़बान में बात करते हैं। तो हिंदुस्तान में इस बात को लेकर बहुत चर्चा होती है कि आखिर वहाँ आपस में अंतर्विरोध है और वहाँ जो है अलग अलग मुंह से किससे बात करें। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम गौर से देखें तो एक ही दिखाई देती है, वो है कि पाकिस्तान का बनना ही इस पूरी घटनाओं की जड़ में होता है। क्योंकि जो उनके नेता बात करते हैं, मान लीजिए बिलावल भुट्टो ने अभी कहा कि भारत को जो मसूद अजहर है और हाफिज़ सईद है उनको सौंपने पर बात हो सकती है, विचार किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का शिफ्ट माना जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की राजनीति तो बात करना चाहती है, लेकिन जो सेना है वो अलग तरीके से। और इसी तरह आप देखेंगे, अगर आप तमाम चर्चाओं को देखेंगे तो उसमें ये कहीं ना कहीं ये पार्ट आपको ज़रूर दिखेगा। लेकिन आप कभी इस पर गौर करते हैं कि जैसे ही बिलावल भुट्टो सत्ता में आएगा तो वो क्या करता है? जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके इस रुख का क्या होगा? आप देखेंगे वो फिर से वापस उसी पर रहेगा जो उसका पहला या पाकिस्तान का एक समन्वित आइडिया है कि भारत को नष्ट करना है, भारत को नष्ट करने वाले जो भी उसके पास एलिमेंट है उनको सुरक्षित रखना है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मिलिट्री का दबाव है, दरअसल वहाँ की राजनीति ही इसी तरह बनी है ताकि उसको लेकर हिंदुस्तान में अगर चर्चाएं हों, चूँकि उनको ये मालूम है पाकिस्तान की, कम से कम मैं ये मानता हूँ कि इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और उनके पॉलिटिशियंस नहीं होंगे कि वो भारत के समीकरणों को समझते ना हो। उनको मालूम है इस तरह के बयान भारत की राजनीति में उनका एक स्पेस बनाए रखते हैं। पाकिस्तान को लेकर यहाँ अमन की आशा, अमन के दीप और भारत पाकिस्तान जो कलाकार हैं उनके संबंध, खेलों के संबंध, इसको बनाए रखना है। पाकिस्तान पड़ोसी है, उसको बदल नहीं सकते हैं। इस तरह की कहानियों के साथ आपको उन नेताओं के बयानों की यहाँ एक बराबर ज़रूरत होती है। लेकिन वही नेता सेना को आदेश देने से चूकते नहीं या सेना के साथ मिलकर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई फैसला लेने से नहीं चूकते हैं। तो ये जो अलग अलग वॉइस में बात करना है, ये पाकिस्तान के अंदर के विरोधाभास से ज़्यादा पाकिस्तान की एक आम जो स्वीकृत जो उनकी भाषा है उसको मानना है। उनका एक भाषा है जिसका वो बाद में दुधारी तलवार की तौर पर इस्तेमाल करते हैं, नेता को वहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेचारा साबित करने के लिए और पाकिस्तान के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए बिना किसी हक के। और इस जो भाषा का जो अंतर है इसके चलते, पाकिस्तान के इस समझ के चलते भारत के कई नेताओं को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ तक कि कई नेताओं के तो कैरियर ही खत्म हो गए। अगर आपको गौर करना हो तो लाल कृष्ण आडवाणी इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता, जो पाकिस्तान पहुंचकर जो जिन्ना को एक धर्मनिरपेक्ष नेता मानने की तरफ चले जाते हैं। उनको लगता है कि जिन्ना भी एक धर्मनिरपेक्ष थे और इसने उनको एयरपोर्ट पर ही उनसे इस्तीफा लेने की बात हो गई। जब हिंदुस्तान में कदम रखा, संजय भाई जोशी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही वो इस्तीफा लिया, मतलब वो लेने वाले थे, संघ ने एक इस्तीफा लिया। क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं उसमें फिर इस बिलावल भुट्टो से मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि 11 अगस्त की स्पीच को पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटरनेशनल मंचों पर और भारत की राजनीति में, जो भारत पाकिस्तान के अंदर एक उम्मीद होगी और हम बिछड़े हुए भाई हैं, इस तरह के जो नारे लगाने वाले लोगों की भीड़ है, उनके लिए ही स्पेशली जिन्ना ने ये स्पीच दी थी जिसमें उसने कहा था कि धर्म का अब हमारे से कोई मतलब नहीं। आप हिंदू हैं, आप अपना स्वतंत्रता से मस्जिद जा सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च जा सकते हैं, और अब पाकिस्तान में सब लोग भाई भाई। उसके तुरंत बाद उसकी कई स्पीच है जिन्ना की, और जिनमें वो वापस पाकिस्तान के रिटॉरिक पर जाता है और वो जानता है पाकिस्तान का बनना ही भारत के या जो हिंदुस्तान की आत्मा है उसके खिलाफ खड़ा होना है। कोई उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि सनातन है या जो दूसरे धर्म हैं, यहाँ इस्लाम के अलावा वो तमाम धर्मों में इस तरह का कोई डिवीज़न नहीं है, ना ही इस तरह की कोई जो बिखराव है वो कोई दिखाई देता है।
तो मुझे लगता है कि ये जो कहानी है कि उनके शब्दों में, और फिर आप देखिए उसमें वो सिर्फ एक स्पीच पकड़ते हैं और उसके साथ बोलते हैं और उसके साथ आके स्वाहा उनकी राजनीतिक कैरियर का हो जाता है। लंबे समय तक आडवाणी, अगर मैं ये कहूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों से आपको थोड़ी आपत्ति हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हिंदू कॉज या सनातन कॉज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा मेहनत करने वाले, ज़्यादा उसके साथ सीधे तौर पर दिखाई देने वाले और जनता को जो कहते हैं वो करते हुए दिखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ज़्यादा बड़े थे। लेकिन उनको भी पाकिस्तान की इस दुधारी ज़बान का शिकार होना पड़ा। तो ये जो उसने जो कहा है कि हम लोग हाफिज़, हम, और ये तक कहा कि हाफिज़ सईद आज़ाद आदमी नहीं है, ये सब है, आखिर वो ऐसा क्या है? पहले तो मैं एक चीज़ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमारा मसूद अज़हर और उसके साथ है क्या, क्योंकि अगर 2000 से लेकर उससे पहले 90 से लेकर अगर आपको दिखाई देगा हिंदुस्तान में होने वाली हर बड़ी घटना के पीछे मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद है। ये कोई बार बार आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ वो बता देता हूँ कि जो हिंदुस्तान के गजट में मसूद अज़हर को क्या कहा जाता है। मसूद अज़हर को जब ये घोषित किया गया था गज़ट ऑफ इंडिया में, एनिमी जो नंबर 1 है ये हमारा, उसमें कहा था ये कि मौलाना मसूद अज़हर उर्फ मौलाना मोहम्मद मसूद अज़हर अलवी उर्फ वली आदम ईसा, जिसको जो है 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया गया था, वैश्विक आतंकी घोषित किया गया था। उसके अगर हम लोग कुछ जो भारत में आतंकी हमले हैं उनका अगर रिकॉर्ड वो बताता है, मैं ये गजट ऑफ इंडिया से पढ़ रहा हूँ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। 1 अक्टूबर 2001 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा कॉम्प्लेक्स पर आतंकवादी हमला हुआ था, जो सबसे बड़ा फिदाइन अटैक और पहला फिदाइन अटैक माना जाता है कश्मीर के अंदर, जिसमें 38 व्यक्ति मारे गए थे। 13 दिसंबर 2001 को फिर भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 2 संसद सुरक्षा सेवाकर्मी और एक आम आदमी की मौत हुई। 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों ने पठानकोट पर आतंकी हमला किया जिसमें 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, 37 जख्मी हुए। हमामा में श्रीनगर में बीएसएफ शिविर पर हमला हुआ अक्टूबर 2017 में, लेगपुरा पुलवामा में, जिसमें आपको मालूम है संजवान में, फिर फरवरी में हुआ, फिर फरवरी 2018 में हमला हुआ, फिर 14 फरवरी 2019 को आपको याद होगा जिसमें 40 सुरक्षा बल कर्मियों की जान गई है। तो ये इस सब के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, उन तमाम की चीज़ें। दूसरा आपको मालूम है कि वो जो दूसरे आदमी को, हाफिज़ मोहम्मद सईद को 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया था, और इसके जो जिनको माना गया, जिनको गजट नोटिफिकेशन में शामिल किया गया, मैं उसको बता रहा हूँ। लाल किला हमला जो 22 दिसंबर 2000 को हुआ, सेना के 2 जवानों सहित 3 व्यक्तियों की जान गई थी, और मैं यहाँ से ही जो टेररिज्म की कवरेज की मेरी शुरुआत है मेरे कैरियर की, इसी हमले से शुरू हुई थी। मैंने यही हमला उस दिन पहली बार कवर किया था, 22 दिसंबर को टीवी में कैमरे को कवर किया था। और रामपुर हमला जो है ये 1 जनवरी 2008 को, इसमें 7 सीआरपीएफ कर्मी और एक आम आदमी मारा गया। 26/11 का मुंबई का हमला, जिसको पूरी दुनिया के आतंकी हमलों में जगह दी जाती है, इतना दुधर्ष हमला था जिसमें 166 व्यक्तियों की जान गई थी, जिसमें 25 विदेशी थे और 235 जख्मी हुए थे। फिर उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमला 2015 में हुआ था। इसके अलावा जो लगातार रेड कॉर्नर नोटिस भी है। तो ये 2 वो बड़े कारण थे, दोनों के मैंने नाम दिए, जिनको वो देने की बात कर रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है कि ऐसा वो बयान क्यों देते हैं? दरअसल ये बयान इसलिए दिया जा रहा है, भारत सबसे बड़ी ताकत के साथ कोशिश कर रहा है कि एफएटीएफ में वापस लाया जा सके। उसके लिए डोजियर बनाए जा रहे हैं, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम देशों में जो जाना हुआ भारतीय सांसदों का, सरकार की पूरी कोशिश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस डलवाना है पाकिस्तान को, जिसको अमेरिका की वजह से निकाल दिया गया। ये एक बड़ी कवायद हो सकती है, एक बड़ी कोशिश हो सकती है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त चाहे वो क्रिप्टो करेंसी या तमाम चीज़ें जो भारत में उसको लेकर चल रही हैं, क्या नाम ट्रंप को लेकर, उनका एक बड़ा कारण हो सकती है। लेकिन वहाँ के राजनेता
अपने देश को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना, ताकि धूल झोंकने की जो उनकी कोशिश है उसको वो अंजाम देते रहे। और पाकिस्तान इस मामले में दुनिया के उन मुल्कों का उदाहरण बन सकता है कि किस तरह से क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड का व्यक्ति अपने आप को एक विक्टिम कार्ड प्ले करके आगे और हत्याएं और लूट करने के लिए जो उसके पीड़ित देश हैं उन्हीं से वो पैसे हासिल करता रहे। उस तरह की एक स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान दुनिया में आतंकवादियों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके बावजूद दुनिया के ज़्यादातर देशों में अगर आप देखेंगे वेस्ट कंट्रीज उसके यहाँ से जाने वाले लोगों का स्वागत करते हैं खुलेआम उनको, और अब पाकिस्तान को मदद देने में हिचकते नहीं। कुछ समय ऐसा रहा जब उसको FATF की ग्रे लिस्ट में हिंदुस्तान डलवाने में कामयाब हुआ था। अब वो उसने कहा कि भुट्टो ने कहा कि इन व्यक्तियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के मामलों में चलाना मुश्किल है, मुकदमों को चलाना मुश्किल है, क्योंकि भारत बुनियादी तत्वों का पालन करने से इनकार कर रहा है जिसकी दोष सिद्धि के लिए आवश्यकता है, और पाकिस्तानी अदालतों में भारतीय गवाहों को गवाही देनी होगी। ये जो अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो इंटरव्यू में जो मेन लाइन तो ये ज़रूर आपको दिखती है कि वो उसको सौंपने की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पूरे इंटरव्यू को पढ़ते चले जाएं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक भारत में राजनीति में अपनी एक जगह बनाने की बात है कि ताकि बहस शुरू हो सके। लेकिन ये जो इंटरव्यू वैसे भी अल जजीरा को दिया गया था कि वो व्यापक बातचीत करना चाहता, आतंकवाद बड़ा होगा और ऐसे चिंताजनक व्यक्ति इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न बेसिकली कहा कि प्रत्यर्पण पर आपत्ति नहीं करेगा, क्योंकि भारत की उसके साथ प्रत्यर्पण की कोई संधि ही नहीं है। तो इसीलिए उसका ये जो है कोई बहुत इस बयान का उस तरह से कानूनी मतलब नहीं है, चूँकि इसको सिर्फ यहाँ की राजनीति में इस्तेमाल करने के लिए ही कहा जाएगा। और सबसे बड़ा झूठ बोलते हुए उसने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि वो जो है पाकिस्तान में है ही नहीं, मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, वो अफ़गानिस्तान में है, उसे ढूंढने या गिरफ्तार करने में हम असमर्थ रहे हैं। अगर भारत जानकारी साझी करता है कि अजहर पाकिस्तानी धरती पर तो उसे गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। ये उस आतंकी को गिरफ्तार करने की बात कर रहा है जिसके आतंकी के यहाँ हमले के बाद जहाँ वहाँ एक मसूद रऊफ मरा, तो उसके बाद आपने देखा पाकिस्तान के सब आम राष्ट्रपति से लेके मुख्यमंत्री और तमाम लेफ्टिनेंट जनरल के जनरल असीम मुनीर के भी उसके लिए जो पूरी तरह से रथ भेजे गए थे वो सबको दिख रहे थे। उसके कब्रिस्तान ले जाने के लिए नमाज़े जो जनाजा पढ़ रहे थे उस वक्त पाकिस्तान की तमाम जो ताकत है वो वहाँ मौजूद थी। तो इसीलिए उसको इस तरह से करने की बात है। तो पाकिस्तान को ये जो सारी ताकत है ये सीधे तौर पर FATF से बचाने का और अपनी छवि को सुधारने का है। इसको लेकर हिंदुस्तान में जो भी कोई कल्पना करना शुरू करता है कि पाकिस्तान पर इस दबाव का असर हो रहा है वो हो रहा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलतफहमी की तरफ बढ़ना होगा। एक दूसरी खबर मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आज कई सारी खबरें हैं। एक खबर है कि राजा भैया के जो पिता हैं उदय प्रताप सिंह, उनको फिर से 48 घंटे के लिए वो कर दिया गया है। उनको नज़रबंद अक्सर किया जाता है, जैसे ही मुहर्रम का जुलूस निकलना होता है हर साल, पिछले लगभग एक दशक से ये काम चल रहा है कि उनको एहतियातन नज़र बंद कर दिया जाता है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इसका कारण बड़ा दिलचस्प है कि ये 2012 में, मतलब हालांकि 2015 भी इस घटना को माना जाता है, प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में एक गांव है शेखपुरा आसिफ। इस दिन एक बंदर की ऐसा मतलब कहानी है, चलता है, आरोप है कि बंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और चूंकि हिंदू धर्म में तो बंदर को पवित्र माना जाता है, भगवान हनुमान के उनमें से माना जाता है, उनकी फौज है, उनकी सेना है और उनके ही तमाम उनके साथ के हैं। तो उनको इस घटना के बाद हिंदू ग्रामीणों में और वहाँ जो आसपास के इलाके में काफ़ी रोष फैल गया। इसके बाद चूँकि उसकी याद में हर साल मुहर्रम के दिन, अशूरा शायद वो दिन है जिस दिन खासकर शेखपुरा आसिफ गांव में हनुमान मंदिर में उदय प्रताप सिंह और उसके समर्थक जो हनुमान चालीसा का पाठ और भंडारे का आयोजन करने लगे। ये भी जान लेने की ज़रूरत है आपको कि उदय प्रताप सिंह जो चूँकि सब लोगों की नज़र में अब राजा भैया है, राजा भैया का जैसे शुरुआत हुई थी
तो सब लोगों की नज़र में, तमाम मीडिया की नज़र में राजा भैया ही, क्योंकि उस वक्त बीजेपी से कल्याण सिंह जो अभियान चला रहे थे, जो कि माफियाओं के खिलाफ और उनके खिलाफ जो भी दबंग हैं, और चाहे राजनीति में हो चाहे वो गुंडई में हो, तो उस वक्त बहुत बड़ा अभियान चला था। तो उन्होंने एक अपने उम्मीदवार, शायद विजय करके एक उम्मीदवार हुआ करता था जिनको बीजेपी से टिकट मिला था, और उसने चिट्ठी भेजी थी। यानी वो चिट्ठी भेजकर ही वो कर रहा था अपना प्रचार, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कुंडा जा सके। तो याद होगा कल्याण सिंह की एक रैली का नारा था कि गुंडा विहीन करऊं कुंडा। तो उसके बाद तो वो तो खैर नहीं कर पाए, क्योंकि उसके बाद फिर आपने देखा होगा मुलायम सिंह, जो उनके बेटे अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी पिछले चुनाव में राजा भैया को हराने के लिए वो कुंडी खोलने का और ये सब करने का एक नारा दिया, नहीं खोल पाए। तो ये लगता है लोगों को कि शायद राजा भैया इसके पीछे एकमात्र कारण है। नहीं, उदय प्रताप सिंह बहुत साल पहले से वीएचपी के उसमें रहे, अयोध्या आंदोलन के उसमें रहे, और एक जो गोरक्षा और तमाम आंदोलनों में उदय प्रताप सिंह की एक बड़ी भूमिका रही है। वहाँ उनको एक स्थान सनातन धर्म समर्थक के तौर पर उनके क्षेत्र में राजा होने के साथ साथ ये भी एक उनकी छवि रही है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने हंसते हुए कहा था कि राजा भैया जब शुरू में उस पर 12 मुकदमे थे, कि अभी उसके पास 12 मुकदमे, मेरे पास 80 मुकदमे थे। तो उदय प्रताप सिंह किसी के ही योग्य बेटे दिखते हैं, अगर राजा भैया के आप मुकदमों की और तमाम उसकी बात करते हो, मैं उन्हीं के लहजे में कह रहा हूँ। तो ये मामला था। उसके बाद ये जो हनुमान चालीसा और का पाठ आयोजन करने लगे, जो मंदिर बनाया है, ये मंदिर प्रयागराज लखनऊ हाईवे पे है, और इसी पे ताजिए गुजरते हैं। और 2013-14 में ये दोनों आयोजन साथ साथ हुए थे, लेकिन 2015 में मुस्लिमों ने भंडारे का विरोध करना शुरू कर दिया और ताजिए उठाने से इनकार कर दिया, जिससे इलाके में तनाव फैला और उसके बाद प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और ताजिए अगले दिन दफन कराए गए। तब से आज तक ये एक परंपरा चल गई है कि मुहर्रम पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उदय प्रताप सिंह या उनके समर्थकों को नज़रबंद कर देता है एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि अगर उनको नज़रबंद नहीं किया गया तो वे हनुमान मंदिर पर भंडारे का या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश कर देते हैं। और नज़रबंदी के दौरान होता क्या है कि उनके और उनके सहयोगियों को भद्री महल, जो उनका घर है, वहाँ हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता है और उनके आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाती है। यह नज़रबंदी मुख्य दिनों के लिए होती है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न करा सके। तो ये एक प्रक्रिया है। तो इस बार भी वो अपने 13 समर्थकों के साथ उनको 40 घंटे तक नज़रबंदी रहेगी। कल सुबह ही पहुंच गई थी पुलिस और उसने जो है ये लगा दिया था उनके गेट पर, भद्री महल पर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। और इसमें तब से आज तक 2016 में जो है भंडारे के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी कि शांति व्यवस्था हो जाएगी। तब उसके बाद उदय प्रताप सिंह ने शेखपुर में मुहर्रम का नया गेट बनाए जाने का विरोध करते हुए धरना भी दिया था 2016 में। तो मुझे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी खबर लगी कि आखिर राजा भैया के पिता का मुहर्रम से एक रिश्ता जुड़ गया है कि जैसे ही मुहर्रम आता है तो सब लोगों की नज़र चली जाती है भद्री महल पर कि आखिर भद्री महल इस बार क्या करेगा, लेकिन प्रशासन उनको कुछ करने नहीं देता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो मुझे लगी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एक और खबर है कि ये NIA, हम लोग जब पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम भगवान राम के मंदिर की बात करते हैं, तो आज वहाँ NIA हब बन रहा है, NSG का एक हब बनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि NSG का हब हर जगह नहीं होता, ये एक बड़ी सेंटर ज़रूर कुछ खुले हैं। NSG का हब का मतलब होता है कि वहाँ ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वहाँ तमाम जो सब प्रशिक्षण होगा, संसाधन होंगे और तमाम जगह दूसरी जगह भी वहाँ से भेजा जा सकता है। इस तरह से हब और ट्रेनिंग सेंटर में अंतर होता है। ये यूपी का पहला ट्रेनिंग है, इसलिए आप ये सोचिए कि भगवान राम के मंदिर के बनाते वक्त ही NSG के हब की परिकल्पना की गई थी। और ये जो CRPF जो उस समय उनकी जो यहाँ आतंकवादी उससे लड़ रही थी, CISF की वो थी राम मंदिर की सिक्योरिटी, उसने ये लिख के दिया था कि वहाँ
आतंकी हमलों की संख्या बढ़ सकती है। आतंकियों के प्राइम टारगेट पर होगा भारत की आस्था का प्रतीक यानी भगवान राम का मंदिर जो है। आपको मालूम है किस तरह से वो फिदाइन अटैक उस पर करने की कोशिश की थी, जिसमें बाहर मारे गए थे। बहुत सालों तक जो भक्त गए होंगे अयोध्या, उन्होंने देखा होगा कि बिल्कुल मंदिर के नज़दीक वो गाड़ी जो विस्फोट से उड़ गई थी उसके अवशेष पड़े रहे थे। अब तो शायद वो थाने में ले जाकर वो, क्योंकि मैं जब पिछले 2-3 साल पहले भी गया था तब से वो 3-4 साल से दिखाई देना बंद हुई है, वरना उससे पहले हर बार जाकर वहाँ एक पीस टू करना, वॉक थ्रू करना हर रिपोर्टर का एक प्रक्रिया का हिस्सा होता था। तो अब ये जो है बन जाएगा। अब मुझे बड़ा एहसास हो सकता है कि भाई भगवान राम के मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए एक दुर्जे बल यानी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, हम वहाँ उसको कर रहे हैं। मंदिर का जो सिक्योरिटी ऑडिट हुआ था, बाकायदा सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब ये होता है कि हम संभावित खतरों की तरफ देख सकें, उस जगह पर कितना और क्या हो सकता है। तो वो सबसे बड़े उनमें था जहाँ पर सबसे बड़े खतरे थे, यानी राम मंदिर हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर पहले नंबर पर है। अगर हम लोग उसको देखते हैं, ये जो आतंकवादियों का ये जो निशाना आपने देखा होगा, लगातार हम लोग इस तरह की खबर भी आते हैं और आज इस खबर के साथ कई सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। मसूद अजहर जब हिंदुस्तान आया था, जब 1994 में पहली बार हिंदुस्तान, चूँकि वो यहीं पकड़ा गया था, मसूद अजहर कश्मीर में एक रेड में पकड़ा गया था और बहुत दिनों तक तो ये समझ नहीं पाए थे कि आदमी कौन है। बाद में उसको कंधार हाईजैक में उसके बदले में आतंकियों के उसके जो यात्रियों के बदले में उसको रिहा किया गया था। ये भी अयोध्या आया था, इसने भी बाबरी मस्जिद के उस ढांचे को देखकर वहां दोबारा बनाने की घोषणा की थी। ये उसके आप उसकी आईआर जब पढ़ते हैं, इंटरोगेशन रिपोर्ट जब पढ़ते हैं, तो उसमें साफ बताया जाता है कि कैसे ये अयोध्या तक पहुंचा था। तो यही कारण है कि देश की आस्था के प्रतीक पर आप ये सोचिए कि भारत को सुरक्षा के लिए एक एनएसजी हब बनाना पड़ रहा है। और ये हब चूंकि इसलिए भी है, वहाँ सेना की डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय है, राम मंदिर और एयरपोर्ट है, इसीलिए वो हब इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि अगर कभी वहाँ ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ किसी भी जगह पर मूव कर सकें। तो आज कई सारी खबरें एक दूसरे से जुड़ रही हैं, चाहे वो आतंकी मसूद अजहर, हाफिज़ सईद और या फिर बिलावल भुट्टो उनके साथ है। एक और छोटी सी मतलब मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि भारत तमाम चीज़ों के बावजूद आतंक से निपटने में कामयाब क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ की अदालतें, यहाँ का सिस्टम और फिर यहाँ की आम जनता, उस सबका रुख एक जैसा रहता है। वो घटना पे हाय हाय करती है और उसके बाद उसको ये याद ही नहीं रहता कि इस पर कुछ होना था। क्योंकि आपको याद होगा, फिर एक शुरू हुई, कन्हैया लाल की कांड पर एक फिल्म आ रही है। इस फिल्म पर तमाम, चूंकि मुस्लिम संगठनों को, जमात को, तमाम को अब विरोध शुरू हो गया और उन्होंने अदालतों में भी जाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक सौहार्द को और तमाम चीज़ों को, वो पता नहीं सांप्रदायिक सौहार्द उस समय कहाँ उड़ जाता है जब आतंकी हमले होते हैं, जहाँ तमाम लोग, मासूम लोगों को मारा जाता है। और कंटिन्यू मदरसों में जो है जिस तरह से नफ़रत पढ़ाई जाती है, बहुत सारी किताबों में, हिदाया जैसी किताब जिसका जिक्र खुद जो इस समय बिहार के राज्यपाल हैं वो कर चुके, उन तमाम लोगों को ये तब उस समय नहीं होता। लेकिन जब इस तरह की फिल्में होते हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे वो केरला स्टोरीज हो और अब ये हो, तमाम के पीछे आप देखते हैं कि तमाम कोर्टों में पहुंच जाती है पुलिस। तो अब इसमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि नुपुर शर्मा की टिप्पणियां हैं, साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद का संबंध और देवबंद को आतंकीवाद केंद्र बताने वाली ये बात का जिक्र किया गया है। तो अगर हम इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म पर तो जरूर शुरू हो गया है कि ये फिल्म रिलीज ना हो, बड़ी इस फिल्म को लेकर इसके ट्रेलर के साथ ही शुरू हो गया। क्योंकि जो 28 जून 2022 को उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल का कत्ल किया था, जिस तरह से कत्ल किया था, पूरी दुनिया में आईएसआईएस का जो ट्रेंड है, जो स्टाइल है, गर्दन काट के उसको दिखाना, ये इसलिए नहीं कि वो उसको मारना चाहते हैं, इसलिए कि जो बाकी जिंदा बच गए उनके अंदर की ताकत को मारना चाहते हैं। उनके अंदर के आदमी अगर कुछ बचा हुआ तो उसको वो मारना चाहते हैं, इसीलिए वो दिखाते हैं। कत्ल तो वो एक शख्स का करते हैं, लेकिन अंदर की आदमियत, इंसानियत का वो उन तमाम लोगों के कत्ल करना चाहते हैं। एक डर उनके सीने में पैबस्त कर देना चाहते हैं जो भी उस वीडियो को देखे, और ये आपको एक जैसा दिखेगा, इसमें कोई अंतर नहीं दिखता। चाहे आप चले जाएं वहाँ आईएसआईएस के उन पे मौसूल में काटते हुए गर्दन देखे होंगे, या ये सब में एक जैसा कुछ नारे वो पढ़ते हुए, कुछ उन्होंने धार्मिक टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसके बाद वो काटना शुरू कर देते हैं। जमात उलेमा हिंद ने कहा है कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मक चित्रण है और सांप्रदायिक स्वाद, हमेशा की तरह उसकी एक दलील है, जो वो जब से बना होगा तब से आज तक एक ही दलील है। आप चाहे तो
उनके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और जमीयत ने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के हाई कोर्ट में कहा कि फिल्म में अनुच्छेद संविधान के 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया गया है और फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंटेंट हटाया नहीं गया, या ये इस पर सवाल उठाया। जमायत का कहना है कि इसको जो सैंक्शन किया गया है इसमें गंभीर चूक है, जबकि समीक्षक लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म कट्टरता को दर्पण में लाती है, सामूहिक चेतना के साथ न्याय करती है। लेकिन आपको मालूम है चुनाव के वक्त अगर ये आता है तो इसको कम्युनल प्रोपेगेंडा भी कहा जाएगा। सोशल मीडिया पर अब बहुत सारा चीज़ भी चलने लगी, बॉयकॉट उदयपुर ट्रेंड फाइल कर रहा है, उदयपुर फाइल कर रहा है, और ये फिल्म और पीड़ा का कुछ लोग उसको इसका मुझे लगता है ये तो सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि इस फाइल पर चल रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो केस कहाँ है, वो कन्हैया लाल के केस का क्या हुआ। 3 साल गुजर चुके, क्योंकि 28 जून 2025 भी जा चुका, अब वो केस कहाँ चला गया। जिस त्वरित न्याय की बात की जाती है, जिसमें जगह ये माना जाता है कि इंसाफ मिलेगा, तो आप सुन लीजिए कि कन्हैया लाल हत्याकांड की सुनवाई कर रही एनआईए मामले की विशेष कोर्ट में जज अब जाके नियुक्त हुआ है। 2 महीने से वो बेंच खाली चल रही थी। यानी इतने बड़ी घटना जिसकी फिल्म पर लेकर देश में विवाद हो रहा है, उस शख्स के परिवारजनों को इंसाफ मिलने में आज तक इसलिए नहीं क्योंकि कहीं वहाँ जज नहीं रहता, कभी गवाह नहीं पहुँचते, कभी कुछ, उसकी ये ढीला डयाली ये तब है जबकि वहाँ बीजेपी सरकार है राजस्थान में। हाईकोर्ट प्रशासन ने एक आदेश जारी करके 3 साल पहले हुए सुनवाई कन्हैया लाल टेलर के मामले की सुनवाई कर रही जयपुर मेट्रो 1, सीबीआई 1 व एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट में प्रविंदर पाल सिंह को जज नियुक्त किया है। ये 2 महीने से खाली चल रहा था और ये जो है हत्याकांड केस की सुनवाई लिंक कोर्ट के भरोसे से चल रही थी। इस केस में 166 गवाह हैं और महज 6 की गवाही अब तक हुई है। 160 गवाहों की गवाही होना बाकी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर इस तरह की फिल्मों का और ज़मीन पर सरकार किस तरह से इस आतंक से निपटती है, ये देश किस तरह आतंक से निपटता है, ये सब पूरी आंखें खोल सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की हम लोगों की इस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ खबरें हैं जिन पर बातचीत करनी थी, तो हो सकता है मैं कुछ छोटे वीडियो बनाकर डालूं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग अपने जो इसमें न्यूज़ में एक ट्रेंड देख रहे हैं कि कभी तो बहुत अच्छे की तरफ बढ़ता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, और कभी जो बेसिक लोग हैं वो भी कम होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसमें ये मदद कर सकें कि आपको उस कंटेंट में क्या पसंद नहीं आया या क्या उसको हम बेहतर कर सकते हैं, उस पर अगर आप सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है मैं कुछ और अच्छे कंटेंट्स देने की कोशिश करूँगा। और एक और बात मैं कहूँगा कि हमने एक वो शुरू किया, मुझे लगता है अगर आपको वो मिल रहा है और उसमें आप सहयोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मेंबर बनेंगे तो मुझे लगता है कि हम इसको और बेहतर करने के लिए जो संसाधन है उनको जोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।